जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कोष प्रवाह विवरण, जिसे इंग्लिश में फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। यह चैप्टर, इस चैप्टर से आपके पेपर में एक प्रश्न न्यूमेरिकल का और थ्योरिकल का जरूर पूछा जाता है। जितना मैं इस चैप्टर में मैं आपको बताता हूं, उतना आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें। उतने पर पूरा का पूरा आप ध्यान रखें। हमारी एक एक बातों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। जो मैंने बोर्ड में लिखा है, इसको तो आपको नोट करना ही है। अगर आप पूरी की पूरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर हमें आर्थिक मदद दे करके आप हमारी पूरी की पूरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं। कोष प्रवाह विवरण का आशय क्या होता है? कोष प्रवाह विवरण का आशय क्या होता है? मुझे सब कुछ याद है, मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके, आपको अच्छे से बताया जा सके। देखो मैंने क्या लिखा है। कोष प्रवाह विवरण किसी व्यवसाय के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण व निर्वचन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। जो कोष प्रवाह विवरण होता है, कोई भी व्यवसाय हो उसका वित्तीय विवरण होता है। वित्तीय विवरण का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंग्लिश में। जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, ठीक है, उसी वित्तीय विवरण का विश्लेषण मतलब एनालिसिस किया जाता है, उसे परखा जाता है। और निर्वचन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, ठीक है, जिसमें दो वित्तीय अवधियों के मध्य व्यवसाय में कोषों के मध्य परिवर्तन की राशि। दो वित्तीय अवधि का मतलब क्या होता है? दो वित्तीय अवधि का मतलब होता है कि जैसे दो फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लीजिए 19-20, 20-21, 20-21, 21-22, 21-22, 22-23, 22-23, 23-24। मतलब कि कोई भी दो फाइनेंशियल ईयर होगा, आपके बुक में दिया रहेगा, उन दोनों के मध्य क्या दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? परिवर्तन। भैया लाभ में परिवर्तन क्यों हुआ, वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन क्यों हुआ, एसेट्स में परिवर्तन क्यों हुआ, लायबिलिटी में परिवर्तन क्यों हुआ, इसी का विश्लेषण किया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत दो फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो सकते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अच्छे से दिया रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, दो फाइनेंशियल ईयर होंगे, दोनों के मध्य दोनों को रखा जाएगा, दोनों की तुलना की जाएगी और तुलना करके उसका विश्लेषण किया जाएगा। और उस विश्लेषण में यह विश्लेषण किया जाएगा परिवर्तन क्यों हुआ है, परिवर्तन कैसे हुआ है, परिवर्तन से व्यावसायिक संस्था को लाभ हुआ है, परिवर्तन से व्यावसायिक संस्था को हानि हुई है, इनके कारणों का भी विश्लेषण किया जाएगा। आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। अब आगे क्या कह रहा है? इस विश्लेषण के लिए, मतलब जो विश्लेषण किया जाएगा दो वित्तीय अवधियों के मध्य, जो विवरण तैयार किया जाता है, उसे कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस विश्लेषण के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, दो वित्तीय अवधियों के मध्य व्यवसाय का जो वित्तीय विवरण है उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत उस विश्लेषण में कोई अगर परिवर्तन हुआ है तो उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। परिवर्तन किसी संपत्ति में हो सकता है, दायित्व में हो सकता है, लाभ व हानियों में हो सकता है, ये सब चीजें होती हैं। वित्तीय यहां पर क्या होगा? मेन वित्तीय का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अब कोष का आशय क्या होता है? कोष का आशय क्या होता है? कोष का आशय रोकड़ है, रोकड़ा, पैसा। पैसा हमारे पास जो होता है वही है कोष। वित्तीय संसाधनों से है, पैसा जहां कहां से आता है। कोष का मतलब क्या होता है? पैसे से, कैश से, रोकड़ से, अन्य वित्तीय संसाधनों से जहां से पैसा प्राप्त होता है। इसमें आगे का है फंड, इंग्लिश में मैंने लिखा है। फंड्स का मतलब होता है इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकल के आता है? टोटल करंट असेट्स में टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? टोटल करंट वर्किंग कैपिटल या फंड निकल के आता है। करंट असेट्स आपको मालूम होना चाहिए, करंट लायबिलिटीज आपको मालूम होनी चाहिए। आगे की वीडियो में आपको पूरा बताएंगे करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी क्या क्या होती है, पहचानना बताएंगे। आप ध्यान लीजिए, कोष का आशय होता है रोकड़ या वित्तीय संसाधन। प्रवाह का आशय होता है रुपए के आगमन, रुपए के आगमन से होता है। रुपए के आगमन, आगमन मतलब रुपया कहां से आ रहा है। इसमें अंतर्वाह मतलब आना, बहिर्वाह मतलब जाना, दोनों को शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोष प्रवाह विवरण का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कोष के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कोष का मतलब होता है रोकड़ा, वित्तीय संसाधन, जहां से पैसा प्राप्त हो किसी भी वित्तीय संस्था को, उसे कहते हैं कोष। प्रवाह का आशय का मतलब होता है जो पैसा आया हुआ है, आगमन हुआ है पैसे का, उसका इनफ्लो मतलब कहां से आया हुआ है, आउटफ्लो का मतलब कहां गया है, इसकी चर्चा की जाती है। इन दोनों को शामिल किया जाता है। अगला है, इस आधार पर कोष प्रवाह का अर्थ होता है कोषों में परिवर्तन अर्थात कार्यशील पूंजी में परिवर्तन। कार्यशील पूंजी का मतलब टोटल करंट असेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, आपका क्या निकल के आता है? कार्यशील पूंजी निकल के आती है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, हमारे बताए गए सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना है। अगला क्या कह रहा है देखो, यदि कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं कोषों का स्रोत। वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होती है, इसे कहते हैं कोषों का स्रोत। मतलब कि दो वित्तीय अवधियों के मध्य निकाला जाता है। अगर वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होती है, इसे कहते हैं कोषों का स्रोत, मतलब कि कहां से पैसा आया है। यदि कार्यशील पूंजी में कमी होती है, कोषों का प्रयोग मतलब कि कोषों का, पैसे का प्रयोग कहां पर किया गया है, इसकी चर्चा की जाती है। नोट मैंने लिखा है, नोट में क्या है? कोष प्रवाह उसी स्थिति में होता है जब व्यवहार का एक पक्ष कार्यशील पूंजी से संबंधित हो, दूसरा पक्ष गैर कार्यशील पूंजी से संबंधित हो। कार्यशील पूंजी से संबंधित हो एक पक्ष और दूसरा पक्ष गैर कार्यशील पूंजी से संबंधित हो। अर्थात गैर चालू संपत्ति एक होनी चाहिए, एक गैर चालू दायित्व होना चाहिए, तभी वर्किंग कैपिटल आपकी कार्यशील पूंजी, तभी आपका कोष प्रवाह विवरण की स्थिति को स्पष्ट करेगा। ध्यान दीजिए, फिर से यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। कोष प्रवाह उसी स्थिति में होगा जब एक पक्ष कार्यशील पूंजी से संबंधित और दूसरा पक्ष गैर कार्यशील पूंजी से संबंधित होना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। इसको मैं आपको आने वाले पहले प्रश्न में जरूर बताऊंगा, 100% मैं बताऊंगा, क्योंकि पहले प्रश्न को बताने से पहले यही चीज होनी चाहिए कि आप कोष प्रवाह विवरण की पहचान कैसे करेंगे। उदाहरण मैंने दे दिया, देनदारों से प्राप्त राशि, देनदार चालू संपत्ति है, इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। देनदार चालू संपत्ति है। देनदारों से प्राप्त राशि कोष का प्रवाह नहीं होता। देनदारों से जो पैसा प्राप्त होता है वो कैश भी करंट असेट्स है और देनदार भी करंट असेट्स है। इसमें कोष प्रवाह विवरण नहीं होगा, कोष का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि दोनों अगर एक ही हैं, चालू संपत्ति ही है, चालू दायित्व ही है, तो इसमें कोई प्रवाह नहीं होता है।
देनदार चालू संपत्ति, देनदारों से पैसा मिल गया, पैसा भी चालू संपत्ति, इसमें कोई भी कोष प्रवाह नहीं होता है क्योंकि चालू संपत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देनदारों से माइनस होता है, कैश में जुड़ जाता है। दोनों चालू संपत्ति हैं। अगर दोनों चालू संपत्ति हैं, दोनों करंट असेट्स हैं, तो इसमें कोई कोष प्रवाह नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज आनी चाहिए। नहीं आती तो मैं आपको बताऊंगा भी। अगला है, यदि नकदी में अंशों का निर्गमन किया, अंशों का निर्गमन किया नगद पैसा प्राप्त करने के लिए, कोष प्रवाह होगा क्योंकि नकदी में वृद्धि होने के कारण चालू संपत्ति बढ़ जा रही है। देखो, एक तरफ नए अंशों का जब निर्गमन किया जाएगा, अंशों का निर्गमन क्या है? कंपनी की लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, अंशों का निर्गमन कंपनी की करंट लायबिलिटी नहीं होती है। कई सालों के लिए अंश निर्गमित किए जाते हैं, ठीक है। दूसरी, करंट लायबिलिटी नहीं होती है। अगर करंट लायबिलिटी होती तो कोष प्रवाह विवरण नहीं होगा। ध्यान लीजिएगा, क्या होगा? नकदी में अंशों का निर्गमन किया जाए तो कोष प्रवाह विवरण होगा क्योंकि नकदी में वृद्धि होने के कारण चालू संपत्ति, मतलब दोनों अलग अलग है। चालू संपत्ति अलग है, लायबिलिटीज अलग है, ठीक है। लायबिलिटी और लय में क्या लिखा है? देखो, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, इन दोनों का फासला होना चाहिए। मशीन क्रय के बदले अंशों का निर्गमन, कोष प्रवाह विवरण नहीं होगा क्योंकि चालू संपत्ति व चालू दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कोई भी आइटम हो, चालू संपत्ति और चालू दायित्व पर अगर कोई प्रभाव पड़ेगा, देखो मशीन ये क्या है? मशीन है फिक्स असेट्स, मशीन है फिक्स असेट्स। अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटी थोड़ी है, करंट लायबिलिटी नहीं है। मतलब कि करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स का प्रभाव पड़ना चाहिए। इस वीडियो में आप इतना ही पढ़िए। अगली वीडियो में आपको मिलेगा क्या? अगली वीडियो में इसी से संबंधित पूरा का पूरा टॉपिक आपको मिलने वाला है। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।